Bismillahirrahmanirrahim. As all of you know, my name is Dr. Danyal, Head of Department of Biology for Unique Group of Institutions. हम लोगों ने आपके साथ काफ़ी मेरा तो 4-5 लेक्चर हो चुके हैं. नेक्स्ट लेक्चर इज़ विद रिगार्ड्स टू अ लॉन्ग क्वेश्चन, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. पहले थोड़ा सा रिकैप करूं, मैंने लास्ट टाइम बायोलॉजिकल मेथड पढ़ाया था आप सबको. बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को लेक्चर के एंड के ऊपर एक दफ़ा रिवाइज़ भी करवाया था. सिर्फ इसलिए रिवाइज़ करवाया था कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, तो इसलिए मेरे बेटे इसको अच्छे अंदाज में कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा और बेहतर अंदाज में इसको डिस्कस करने के बाद ओके कीजिएगा. अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखें, टॉपिक किताब में लिखा हुआ है बायो एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. अब अगर आप इसी बात को बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड के हवाले से अगर आप इसको देखें तो आप इसकी हेडिंग अगर इस तरह बना लें, बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजी फॉर द ह्यूमन बींग्स या फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इस तरह भी आ सकता है. सवाल इस तरह भी आया, हाउ इज़ बायोलॉजी यूजफुल फॉर द लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरल नॉलेज का टॉपिक है. आप इसको जैसे भी बना लेंगे वैसे ही ये ठीक बनेगा और इसके अंदर आप फिर मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं और जान सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम इसको हम थोड़ा सा एलेबरेटेड वे में लेंगे और डिफरेंट अंदाज में लेंगे सो दैट आप इसको एक बेसिक डिफरेंस की वाइज इसको ले सको और पढ़ सको. देखें, जैसे बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं फूड प्रोडक्शन. हेडिंग्स मेरे बेटे बना लेना, हेडिंग्स यहाँ पे नहीं है, ये फर्स्ट हेडिंग है आपके पास फूड प्रोडक्शन के नाम से. तो सबसे पहली बात यह कि बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस करना. अब देखें, जनरल नॉलेज का टॉपिक है, आप इसको किस तरह लिखेंगे, द टेक्निक ऑफ बायोलॉजी या वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द बायोलॉजी आर यूज्ड टू इन्हेंस द टेक्निक ऑफ यू कैन से द बेसिकली फूड प्रोडक्शन. जैसे इस फूड प्रोडक्शन की टेक्निक के अंदर अगर हम हेडिंग्स वाइज चलें तो सबसे पहले आप ले लें प्लांट प्रोडक्शन. देखें, पाकिस्तान का रकबा उतना ही है जितना 1947 में था, लेकिन उस वक्त 4 करोड़ की पॉपुलेशन थी अप्रॉक्सीमेटली और आज 22 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे खाने की तलब भी इंक्रीज़ हो रही है. तो ये जो एवर इंक्रीजिंग फूड है जिसकी तलब मुस्तकिल बढ़ती जा रही है, आखिर इसको भी तो काउंटर करना है ना, इसको भी तो बैलेंस करना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिकली प्लांट की यील्ड है उसको इंक्रीज़ करना है. जैसे फ़र्ज़ करें चावलों का एक बेसिकली लगाया गया है खेत, उसकी यील्ड कुछ हेक्टर्स है या कुछ एकड़ के ऊपर कुछ हेक्टर्स है, तो उसको इन्हेंस इस तरह करना है कि वो डबल यील्ड दे सो दैट आपकी जो पॉपुलेशन 6 गुना बढ़ गई है उस वक्त से, उस पॉपुलेशन को वो काउंटर कर सके और आप खाने और अपनी खुराक में खुद कफ़ील हो. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुराक में खुद कफ़ील है. तो एक तो हो गया यील्ड इम्प्रूव करना. इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंट प्लांट्स को प्रोड्यूस करना. ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंट प्लांट्स भाई कौन से होंगे, नाम ही शो कर रहा है, वो जो मुख्तलिफ ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स और इस तरह के असरात से जो है वो बेहतर हों. इसके अलावा डिज़ीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स को यूज़ करना. डिज़ीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स कौन से होंगे, ऐसे पौधे जिनके ऊपर बहुत सारी बीमारियों का कोई असर नहीं है. इसके अलावा हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स, और अगर आप इसको इकट्ठा लिख लें तो तब भी ठीक है, ये दोनों हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड ये दोनों ही केमिकल्स हैं, ये ड्रग्स हैं जो प्लांट्स की यील्ड को इफ़ेक्ट कर सकती हैं. तो ये आपके पास हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स के हवाले से आ गया. अच्छा, इसके अलावा सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, वो प्लांट्स जैसे जनूबी पंजाब की एग्जांपल दूं, जनूबी पंजाब के अंदर बेसिकली ज़मीन में सेम और थोर बहुत ज़्यादा होता है. तो सेम और थोर वाली जगहों के ऊपर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, यानी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़मीन में कितने भी नमकियात हों, वो प्रॉपर यील्ड देते हैं. कॉमन एग्जांपल बुक में दी हुई है, आगे जाके अगले चैप्टर्स में, अरेबिडोप्सिस. ये एक सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बनाया भी गया और पढ़ा भी गया. तो ये आपके पास है प्लांट यील्ड बढ़ाने वाले कुछ तरीके.
अगर यही बात हम फूड प्रोडक्शन के हवाले से, एनिमल यील्ड के हवाले से लें, तो एनिमल यील्ड में देखें, एनिमल्स को हम किस लिए मतलब एनिमल्स को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मीट के लिए, मिल्क के लिए, एग्स के लिए, पोल्ट्री मीट हो गया, सब कुछ हो गया इसके अंदर। तो एनिमल्स की यील्ड को कैसे इंप्रूव करेंगे? एनिमल्स की उन वेराइटीज़ को आगे लाके क्रॉस ब्रीड करवाएं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाएं, जिनकी फूड प्रोडक्शन में यील्ड बहुत ज़्यादा है। जैसे आप समझते हैं आजकल ऑस्ट्रेलियन काउस बहुत कॉमन है। ऑस्ट्रेलियन काउस वो हैं जो नॉर्मल जो पाकिस्तान की गाय भैंसें हैं उनके मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा दूध देती हैं। तो किसान को तो फ़ायदा होगा उसका, डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो फार्मर है उसको तो डेफिनेटली होगा, लेकिन उसका फ़ायदा आपकी फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए भी होगा। तो बायोलॉजी इस चीज़ के ऊपर वर्क करती है दुनिया में कि आप उतनी ही जगह से या उतने ही जानवरों से डबल या 3 गुना ज़्यादा यील्ड ले सकें। तो ये आपके पास है इसके हवाले से। अच्छा, ये आपके पास है फूड प्रोडक्शन के हवाले से। तो आपने बेसिकली अपनी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, और इस सब टेक्निक के अंदर आप सेकेंड जो हेडिंग यहाँ पे बना सकते हो, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये बेटे क्या होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन? इसका मतलब होता है कि जो बेटर यील्ड वाले प्लांट्स हैं या बेटर यील्ड वाले एनिमल्स हैं उनको सिलेक्ट करना, और फिर वो आगे से आगे बेटर यील्ड में मिल्क, मीट, या आपके सामने एग्स लिखे हुए हैं, इसी तरह प्लांट्स में राइस की, कॉटन की, वीट की, जैसे आजकल गंदम आ रही है मार्केट में, इस सब वेराइटी को इन्हेंस करते जाना और इंक्रीज करते जाना। तो ये आपके पास है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसमें आप ब्रीडर्स को खुद सिलेक्ट करते हैं और फिर फर्टिलाइज करवा के डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो प्रॉपर ब्रीडर्स नहीं होते उनको आप ख़त्म करवा देते हैं, यहाँ से फिनिश करवा देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, थर्ड हेडिंग, यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या होता है भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे डिज़ायरेबल करैक्टर्स को किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप फ़र्ज़ करें आपने सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, वन एग्जाम्पल ऑफ इट। फिर इसके अलावा आपने बहुत सारे एनिमल्स ऐसे प्रोड्यूस किए हैं जिनकी बेटर यील्ड है। इसमें आपने क्या किया है, और बहुत सारे एनिमल्स को आप इस्तेमाल करते हुए, माइस जिस तरह आप ले लें कॉमन, इसको इस्तेमाल करते हुए आप इन एनिमल्स में सर्टन हार्मोन्स, ड्रग्स इनके यूरिन के थ्रू या मिल्क के थ्रू हासिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इंसानों ने बेपनाह तरक्की की है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी वो फील्ड है जिसमें हमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। दुनिया में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है ये, और इसी की बेस के ऊपर दुनिया जो है वो खुशहाल से खुशहाल होती जा रही है। हम लोगों के पास एक्चुअली पाकिस्तानी बहुत मेहनती कौम है, और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, सारी दुनिया मेहनत करती है। बट बेसिकली इशू क्या है? इशू ये कि वी डोंट हैव द टेक्निक्स, वी डोंट हैव द डेवलपमेंट स्किल्स। जैसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर काम नहीं करते, अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर काम करें और हम इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करें तो डेफिनेटली उसकी यील्ड आप गौर करें और उसको आप बेसिकली देखें कि वो किस तरह अंदाज में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये थर्ड हेडिंग थी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है बेटे, सबको क्लियर हो गया। फोर्थ हेडिंग है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स दोनों ही, ये आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। पहली बात तो ये कि ये जो ट्रांसजेनिक वर्ड होता है, ये वो ट्रांसजेनिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मॉडिफाइड जीन्स मौजूद होती हैं या मॉडिफाइड डीएनए मौजूद होता है। इन दोनों ट्रांसजेनिक प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इन दोनों को प्रोड्यूस किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसे ही है जैसे आप बहुत सारे प्लांट्स ऐसे प्रोड्यूस कर लें, जैसे कॉटन या कॉर्न की वैरायटी जो एंटीबॉडीज़ बनाने के काम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, कॉटन स्लैश कॉर्न, एंटीबॉडीज़ बनाए। एंटीबॉडीज़ आप समझते हैं ना, वो सब्सटेंसेज हैं जो एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं, और ये आप चैप्टर मैट्रिक में पढ़ के आए हैं इम्यूनिटी का, तो उसके हवाले से ये है। तो ऐसी वेराइटीज़ प्रोड्यूस करें कॉटन, कॉर्न वगैरह की, जो एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करती है और डिस्टरप्ट करती है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा सेकंड आप इसमें क्या करेंगे
कि आप इसमें सर्टन एनिमल्स की एग्जांपल्स ले लें, जैसे माइस को इस्तेमाल किया जाता है, मैंने अभी ऑलरेडी बताया भी है कि माइस को इस्तेमाल किया जाता है सर्टन ड्रग्स बनाने के लिए, हार्मोन्स बनाने के, इनके यूरिन से या इनके मिल्क से। तो डेफिनेटली ये कॉटन कॉर्न प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए माइस एक कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा यील्ड्स इंप्रूव की गई हैं, इसमें आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर बैक्टीरिया का जिक्र कर सकते हैं कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से बहुत सारी ड्रग्स बनाई गई हैं। सुकराल आपने नाम सुना होगा कॉमनली, जो स्वीटनर है जो शुगर के मरीज़ यूज़ करते हैं, उसके साथ भी अगेन ये लिंक्ड है यहाँ पे और मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके अंदर आप इन चीज़ों को इन्हेंस्ड वे में देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास हो गया विद रिगार्ड्स टू द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर जब आप ये बहुत सारे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर लेते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग आपके पास क्या होगी? यूज ऑफ क्लोनिंग टेक्निक। अब सबसे पहले ना क्लोनिंग होती क्या है, सब बच्चे जहन में अपने लाएं इसको। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। एक पेरेंट को इस्तेमाल करते हुए एसेक्सुअली, एक पेरेंट से एसेक्सुअली लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना। ठीक, सिंपल बता रहा हूं आपको, यानी कि आपके पास एक प्लांट की ऐसी वैरायटी है जो पहले आपने कभी भी प्रोड्यूस नहीं की थी और अब आपने वो प्रोड्यूस कर लिया। तो आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो मज़ीद सब प्लांट्स हों वो भी सारे इसी कॉपी की बेस के ऊपर यहाँ पे एग्जिस्ट करें और उसके अंदर कोई नई चीज़ आप जैसे भी जो भी ऐड करते जाएं वो बेसिकली इसी की बेस के ऊपर आप यहाँ पे एडअप करते चले जाएं। तो ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू द क्लोनिंग, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को आप प्रोड्यूस करते हैं और ये बेसिकली बायोलॉजिकल बेनिफिट्स या वेलफेयर ऑफ द बायोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है। जो आप बेसिक क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके अंदर जनरल नॉलेज के सारे ये चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होगी सिक्स्थ वन, टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब बड़ी ही ज़बरदस्त टेक्निक बनाई गई है, 1958 में इसको बनाया गया था टिश्यू कल्चर टेक्निक को। इसमें बेसिकली है क्या ये, सबसे पहले तो आपको मैं डिफाइन कर दूं ना, सब बच्चे मेरा बेटा गौर से सुने। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। देखें 1958 में स्टीवर्ड का एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, उसने कैरेट का प्लांट लिया, उस कैरेट के प्लांट में से उसने फ्लोएम टिश्यू लिया और फ्लोएम टिश्यू लेने के बाद उसने उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल के ग्रो किया, न्यूट्रिएंट मीडियम में। तो क्या हुआ, वो सबसे पहले कैलस में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद वो कंप्लीट प्लांट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे पहली बात तो ये कि भाई टिश्यू कल्चर टेक्निक तो दुनिया में इसने एक तहलका मचा दिया। तकरीबन 50 साल हो गए इस टेक्निक को जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है। एक पीस ऑफ टिश्यू से आपने एक कंप्लीट कैरेट प्लांट बना लिया। अब अगर यही टेक्निक आप इस्तेमाल करते हुए हज़ारों पौधे एक ही पौधे में से बना लें तो देखें कितनी फीजिबल टेक्निक है। इसका मतलब आपकी जो बनाने का टाइम था और जो आपके बनाने के लिए सीड्स वगैरह आप यूज़ कर रहे थे वो ख़त्म, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई आपको। जैसे अभी कल की न्यूज़ थी कि चाइना ने पाकिस्तान को कितने ज़्यादा टन जो है वो भेजा है, आपके सामने जो कॉर्न की सीड या राइस के सीड्स भेजे हैं वो हाइब्रिड सीड्स हैं, वो सीड्स हैं जो टिश्यू कल्चर टेक्निक और जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले पौधों के ज़रिए बनाए गए हैं, जिसमें यील्ड 2 गुना हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पे मौजूद है। तो ये बेटे टिश्यू कल्चर टेक्निक के हवाले से है, जिसमें आप बेटर वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और इन अ लिमिटेड टाइम और स्पेस प्रोड्यूस करते हैं और बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके पास हो गई 6th हेडिंग। 7th हेडिंग जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आई गेस आप सबको ये क्लियर हो रहा है और आप इसको साथ साथ देख भी रहे हैं और इसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होगी 7th वन, बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये क्या होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल? बायोलॉजिकल कंट्रोल, व्हाट इज दैट? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली जो आप मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए
किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के असरात से बच गए और आपने एक नेचुरल तरीके से एक प्रीडेटर की मदद से दूसरे प्रीडेटर या दूसरे प्रे को ख़त्म कर दिया। जैसे इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछते भी एमसीक्यूज में। एक कॉमन एफिड के नाम से कीड़ा एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एफिड क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको। एफिड एक, जैसे फ़र्ज़ करें ये वॉलनट का ट्री है। वॉलनट ट्री वो होता है जो अखरोट का दरख्त होता है। अच्छा, वॉलनट का ट्री है और यहाँ पे ये एफिड मौजूद है। एफिड ने क्या किया, ये एक फ्लोएम फीडर है। फ्लोएम फीडर नाम ही शो कर रहा है आपको, क्या भाई? फ्लोएम के ऊपर फीड करने वाला। अच्छा, एफिड फ्लोएम फीडर है। इसने अपना स्टाइलेट, ऐसा इसका स्टाइलेट होता है, इसने अपना स्टाइलेट इंसर्ट किया वॉलनट ट्री के अंदर, उसकी स्टेम को पंक्चर किया और ये पहुंच गया फ्लोएम टिश्यू तक। सही है, फ्लोएम टिश्यू तक। और इसने वहां से जूस को सक आउट करना शुरू कर दिया और एक सीक्वेंस के अंदर जूस को गैदर करना और इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो ये आपके पास है एफिड या फ्लोएम फीडर के हवाले से, जिसमें आप एफिड या फ्लोएम फीडर और उसके रिलेटेड जो बात है वो आप कर सकते हैं, जिसमें आप ये ज़रा गौर करें कि इसने स्टाइलेट इंसर्ट किया, वो इसको कर गया। तो ये तो बेसिकली एफिड का रोल है। अब सोचने की बात ये कि जो एफिड है वो अगेंस्ट इसके, मतलब उसको कैसे काउंटर किया जाएगा इसको, क्योंकि जिसके पास वॉलनट के दरख्त हैं और उसके बेटे दरख्तों के ऊपर एफिड ने हमला कर दिया तो उसको तो नुकसान हो रहा है, उसके तो अखरोट बड़े नहीं होंगे। तो वो अखरोट जब बड़े नहीं होंगे तो वो बेचेगा क्या? तो इसको पैरासिटाइज करने के लिए इसका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो देखें अल्लाह ने कैसा रखा हुआ है वेस्प के पास, डेमो के पास। वेस्प क्या करता है कि वो इसको बाइट करता है, जैसे वो इसको बाइट करता है ये पैरालाइज हो जाता है और अल्टीमेटली ये मर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफिड को वॉलनट के दरख्तों से हटाने के लिए हमें स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट क्या करना है कि हमें बेसिकली वहाँ पे उसका प्रीडेटर छोड़ देना। वो प्रीडेटर खुद ही उसको स्टिंग करेगा, काटेगा और वो ये दरख्त की जान छोड़ देगा और डेफिनेटली फार्मर के लिए आसान हो जाएगा। 7 पॉइंट्स हो गए, अभी भी 2-3 पॉइंट्स रहते हैं। आप एक दफ़ा सारे को गो थ्रू करिए मेरा बेटा, उसके बाद फिर हम इसी को आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो बेटे नेक्स्ट हमारे पास है इसके 7 पॉइंट्स के बाद 8th पॉइंट विद रिगार्ड्स टू दैट। पर इसको रब कर लेते हैं और फिर इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, 8th पॉइंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये बेटे बोर्ड में अगर आप पास्ट पेपर्स देखें और यूनिक नोट्स को देखें तो बहुत सारी जगहों पे हमें नज़र आता है, ये पूछा गया व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। पहले तो वर्ड्स को ब्रेकअप कर लेना। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? कंबाइंड एफर्ट को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर डिजास्टरस डिजीज by using all the techniques available for that disease is known as integrated disease control या disease management। इसमें जो present situation चल रही है, आप कोविड-19 के एग्जाम्पल को कोड करें। कोविड-19 एक डिज़ास्टर की तरह दुनिया में इस वक्त मौजूद है। 2 लाख तकरीबन डेथ्स हो चुकी हैं दुनिया में। 50,000 तकरीबन अमेरिका में लोग दुनिया से चले गए हैं। 5,000 चाइना में चले गए। इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ रेट्स हैं। अब यूके में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ्स हैं, स्पेन में है, इटली में है। तो कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त सारी दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है एंड दे आर वर्किंग ऑन IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि वायरस है, ट्रांसफ़र कैसे होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं इस बात को और ये आपके कंसेप्ट्स की बुनियाद है कि वायरसेस तो लिविंग जब ही होते हैं जब वो लिविंग टिश्यूज़ के साथ कंटेक्ट में आते हैं। ये मार्कर के ऊपर लगा हुआ है, ये टेबल के ऊपर वायरस पड़ा हुआ है, तो वो नॉन लिविंग या डेड है। लेकिन जैसे ही वो आपके हाथ की तरफ आता है, वो हाथ के साथ स्टिक करता है और बॉडी में एंटर होता है, साथ ही वो लिविंग हो जाता है, क्योंकि वायरसेस को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स बेटे बोलते हैं। तो इस वक्त सारी दुनिया कोविड-19 के ऊपर मल्टीपल वेज को देख रही है। जैसे पहले भी बताया था, क्लोरोक्विनीन ड्रग को देखा जा रहा है।
और सिंपली ज़्यादातर लोगों का जो इलाज है वो तो सिंपल पैनाडोल के साथ है, जिसमें सिर्फ वो पैनाडोल खाते हैं, फीवर ख़त्म होता है और अल्लाह उन्हें सेहत दे देता है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जिसमें सांस नहीं लिया जाता, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, सांस नहीं आ रहा होता। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी शायद बच्चों ने आपने देखी होंगी कि पेशेंट्स बड़ी परेशानी में होते हैं जब उनको ये कोरोना का अटैक होता है, और अल्लाह माफ़ करे जिसको ये प्रॉब्लम होती है, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। तो इस वक्त इस डिज़ास्टर्स डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो तमाम टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं वो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में आती हैं। आप इसकी एग्जांपल को प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर डेफिनेटली बोर्ड के अंदर भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता और ये दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल भी रही है। अच्छा, अब आ जाएं नेक्स्ट के ऊपर, 9th टेक्निक के ऊपर। हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, उसके बाद एक दो और पढ़ेंगे। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, अब ये क्या है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है ना। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो है बेसिकली वो प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके देखा जाता है कि कौन सा प्लांट और कौन से न्यूट्रिएंट्स उसकी रिक्वायरमेंट के लिए नेसेसरी हैं या नहीं है। इसको बोलते हैं HPT, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अच्छा, इसमें क्या देखा जाता है कि कौन से प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरी है और कौन सा ज़रूरी नहीं है। जैसे आप सबकी नॉलेज इन्हांस करूँ, यहाँ पे जो 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, टू सम एक्सटेंट क्लोरीन ऑल्सो, ये सब बेसिक हैं जो, और आयरन भी कुछ केसेस में मौजूद है प्लांट्स के अंदर। तो ये सब बेसिक वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं। अब इन सब न्यूट्रिएंट्स को एडअप करके सॉइल के अंदर, एरेटेड वाटर के अंदर, एरेटेड वाटर वो होता है जिसमें हवा मौजूद होती है, बुक की वर्डिंग है इसलिए आपको साथ साथ बता रहा हूँ, देखा जाता है कि क्या ये न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए ज़रूरी था या ये न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, जिसमें आप ये देखते हैं कि प्लांट्स के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी थे और कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी नहीं थे। यहाँ पे एक और बड़ा ज़बरदस्त MCQ लिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉट्स ने। अच्छा, ये क्या होते हैं जी एस्ट्रोनॉट्स? अगेन ज्योग्राफी और ये उससे रिलेटेड सारी साइंसेस से रिलेटेड सारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं। एस्ट्रोनॉट्स बेटे बोलते हैं जो स्पेस में जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने इसी टेक्निक को, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हुए स्पेस में वेजिटेबल्स लगाने का तजर्बा किया था, जो कुछ हद तक कामयाब था और कुछ हद तक कामयाब नहीं था। तो कहने का मतलब ये कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एक वो टेक्निक है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स के अंदर सर्टन करेक्टर्स को पढ़ भी सकते हो, जान भी सकते हो और देख भी सकते हो। देन हमारे पास आ जाते हैं 2 वर्ड्स, एक है पेस्चराइजेशन और दूसरा है स्टरलाइजेशन। एक एक करके टेकअप करते हैं इसको। पेस्चराइजेशन टेक्निक, ये 10th हेडिंग होगी हमारे पास। पेस्चराइजेशन टेक्निक क्या होती है? पेस्चराइजेशन टेक्निक बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सर्टन मिल्क प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स को देखा जाता है और जाना जाता है। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को देखा भी जाता है और जाना इसलिए जाता है, मतलब बात ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को माइक्रो फ्री करवाया जाता है। सबसे पहले माइक्रो फ्री करवाने के लिए इनको 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए और 71 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड्स के लिए हीट अप किया जाता है, सो दैट इनके अंदर जितने भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अगर यही बात आप कंसिडर करें, ऑल पर जो आप कॉमनली मिल्क आप अवेलेबल है, जो पेस्चराइज मिल्क अवेलेबल है, उसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूट्री हीट। न्यूट्री हीट वो होती है जो 148 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए करवाई जाती है। वो इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको सोफिस्टिकेटेड टेक्निक या स्टैंडर्ड टेक्निक की फॉर्म में यूज़ करते हैं कि तमाम माइक्रोब्स उसके अंदर बैठे उनकी डेथ हो जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपके पास है पेस्चराइजेशन टेक्निक, जिसको लुइस पैस्चर ने कंसिडर भी किया था और देखा भी था और जाना भी था। अच्छा, पेस्चराइजेशन टेक्निक के बाद 11th हेडिंग हमारे पास क्या होगी? स्टरलाइजेशन टेक्निक। अब ये क्या होता है स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन हीट स्टरलाइजेशन भी होती है और वेट, आप मॉइस्ट स्टरलाइजेशन भी समझ लें, गैस स्टरलाइजेशन भी होती है, मुख्तलिफ अंदाज में होती है। लेकिन एक बात सब के लिए मुश्तरक है,
टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस एंड अबव टेम्परेचर के ऊपर ये की जाती है। इवन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ऑपरेट करते हुए, कोई ऑपरेशन वगैरह करते हुए, जब आपका सारा ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट का ऑपरेशन वहाँ पे किया जाता है। तो स्टरलाइजेशन टेक्निक के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें सर्टन केमिकल स्टरलाइजेशन से भी हो सकते हैं, मतलब वो, और इसके अलावा हीट स्टरलाइजेशन बहुत कॉमन इस्तेमाल होती है। ये भी एक बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें इंसान ने एसेप्टिक रहना सीखा है। एसेप्टिक क्या होता है? जिसमें माइक्रोब या जर्म फ्री वो रहता है और फिर उसी अंदाज में आगे एग्जिस्ट भी करता है और मौजूद भी रहता है। इसके अलावा बेटे एक यहाँ पे मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ और एडअप कर रहा हूँ आप सबके लिए, यूज ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है जी। सबसे पहली बात यह कि हम थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस करके हटे हैं। ट्रांसजेनिक क्या होता है? ट्रांसजेनिक वो होता है जिसमें फॉरेन जीन इंसर्टेड होती है, तो इसको बोलते हैं आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कौन सा होता है? जिसमें आप बेसिकली फॉरेन जीन्स को इंसर्ट कर देते हैं और उनसे फिर सर्टन ड्रग्स वगैरह हासिल करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, एक दो आपके इंटरेस्ट के लिए देता हूँ। ऑयल ईटर बैक्टीरिया। ऑयल ईटर बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो स्पिल्ड ऑयल नहीं होता, जो बीचेस के ऊपर कोई शिप अनलोड कर रहा है ऑयल तो वो गिर जाए, तो उसको बोलते हैं ऑयल ईटर बैक्टीरिया। तो ऑयल ईटर बैक्टीरिया वो होते हैं जो स्पिल्ड ऑयल को ईट करते हैं, फिर उनके अंदर बेटे सुसाइड जीन्स होती हैं जिसकी मदद से वो जो है वो खुद ब खुद सुसाइड कर जाते हैं। इसका मतलब माशरे के ऊपर कोई उनका नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़े, सोसाइटी भी क्लीन रही और वो इम्प्रूव से इम्प्रूव होते चले गए। ये आपके पास है ऑयल ईटर बैक्टीरिया। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया यूज़ होते हैं न्यूट्रा स्वीट बनाने के लिए। मैंने थोड़ी देर पहले वर्ड यूज़ किया था न्यूट्रा स्वीट। जो शुगर पेशेंट्स नहीं आम सुकराल वगैरह यूज़ करते हैं वो न्यूट्रा स्वीट होती है, जिसके अंदर हम बेसिकली इसको देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको इम्प्रूव करें। इसके अलावा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के अंदर किताब के अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है बायोपेस्टिसाइड्स। ये क्या होता है? बायोपेस्टिसाइड्स। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया को बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ करते हैं जिनको ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया जाता है। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक टेक्निक है। बायोपेस्टिसाइड वर्ड क्या शो कर रहा है? ऐसे पेस्टिसाइड्स जो बेसिकली आप समझ लें उन हार्मफुल चीज़ों को या उन हार्मफुल कीड़े मकोड़ों को मारने के काम आते हैं जो फसलों में या आप समझ लो खेतों के अंदर मौजूद हैं। तो क्या किया फार्मर ने? उसने वहाँ पे स्प्रे नहीं किया वेजिटेबल्स के ऊपर या सब्जियों के ऊपर या फलों के ऊपर या जो भी उसके पास जो भी अजनास वो ग्रो कर रहा था, उसने वहाँ पे क्या किया? उसने वहाँ पे बायोपेस्टिसाइड्स ऐड कर दिए। ये वो पेस्टिसाइड्स हैं जिनका इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कम से कम है, और लेकिन उनका क्या है पॉजिटिव इफेक्ट क्या है बेसिकली कि वो क्या करते हैं कि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास है विद रिगार्ड्स टू बायोपेस्टिसाइड्स और ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। मैंने बेटे आप सबकी सहूलत के लिए पेज 10 और 11 के ऊपर ये लिखा हुआ था, इसको बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर अरेंज कर दिया सो दैट आप इसको बेहतर अंदाज में समझ भी सकें, जान भी सकें, इम्प्रूव भी कर सकें। एक दफ़ा फिर रिकैप कर दूं। सबसे पहले आप शुरू करेंगे फूड प्रोडक्शन से क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और फिर आप लास्ट तक पहुंचेंगे। सबसे पहले फूड प्रोडक्शन, फिर उसमें आप फूड प्रोडक्शन के अंदर प्लांट यील्ड को बात करेंगे, फिर एनिमल यील्ड की बात करेंगे, पोल्ट्री ब्रीडर्स की बात करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ते बढ़ते मल्टीपल चीज़ों को कवर करते हुए, जैसे कुछ यहाँ पे लिखे भी हुए इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है, फिर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, फिर पेस्चराइजेशन है, स्टरलाइजेशन है, और जो है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। एक 13 सा पॉइंट ज़हन में आ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स। अब ये क्या होता है? ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके बॉडी के ऊपर बहुत नेगेटिव असर होते हैं। जैसे याद रखिएगा, हमेशा नॉलेज में आपकी इजाफा करूं, ऐसी कुछ ड्रग्स हैं जो आपके लिवर को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती हैं और ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कॉज करती हैं, तो जिसको आप बहुत फेटल भी समझते हैं लोग और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंसेस की मदद से ऐसी इफेक्टिव ड्रग्स प्रोड्यूस की गई हैं जिनके लिवर के ऊपर और किडनीज़ के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। एज अ रिज़ल्ट इंसान उसमें बड़ा प्रॉपर अंदाज में एक अच्छे वे के अंदर सर्वाइव कर सकता है।
होपफुली ये पूरा टॉपिक आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा सीखा भी होगा मेरे साथ और गेन भी किया होगा। अगर आप इसको मिनिमम 12 हेडिंग्स के अंदर, या अगर उतनी भी याद नहीं रहती बोर्ड में, 10 हेडिंग्स के अंदर भी एक्सप्लेन कर दें तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आप सबके एग्जामिनर के ऊपर भी। वो कहेगा कि इस बच्चे के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा, और एफएससी में रट्टे से ज़्यादा नॉलेज और कंसेप्ट्स बेटे मैटर करते हैं। विश यू गुड लक। होपफुली कि आपने इसको अच्छे अंदाज में मेरे लेक्चर को सुना होगा। इसको सुनने के बाद किताब से ज़रूर गो थ्रू करें, उसके बाद यूनिक नोट से इसके एमसीक्यूज़ वगैरह अटैम्प्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।